स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद सुषमा में। तो आज हम करेंगे कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में कवि पद्माकर द्वारा रचित कवित की व्याख्या से। लेकिन कवित की व्याख्या से पहले जान लेते हैं पद्माकर जी के जीवन के बारे में। तो रीतिकाल के आलंकारिक कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म 1753 में हुआ था। वे बांदा निवासी मोहन लाल भट्ट के पुत्र थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान, दान, ये सब चीज़ें मिली थी। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव दिए। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी और साथ में जागीर भी दी। इनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। यदि हम बात करें इनकी साहित्यिक विशेषताओं की, तो पद्माकर के जो ऋतु वर्णन है, इसमें जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके अलंकारिक वर्णन का प्रभाव उनके बाद आने वाले जो कवि थे उन पर भी पड़ा। पद्माकर की भाषा सरस, सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषागत शक्ति और अनेक रूपता की तुलना तुलसीदास की भाषागत विविधता से की है। यह उनके काव्य की बहुत बड़ी शक्ति की ओर संकेत करता है। वे रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि थे। अब जो आते हैं इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो रचनाएं हैं इनकी हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगद विनोद और राम रसायन। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पद्माकर के 3 कविता दिए गए हैं और इनका जो शीर्षक है वो प्रकृति और श्रृंगार दिया गया है। तो शुरुआत करते हम पहले कविता से, लेकिन पहले इस कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब पहले पद में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध विभिन्न वस्तुओं से, विभिन्न ऋतुओं से होता है। वसंत ऋतुओं का राजा है। वसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने इस पद में उसी को लक्षित किया है। यानी कि इसी ऋतुओं का जो राजा है वसंत, उसी की तरफ इशारा किया है। किस तरह इस रीति द्वारा राग रंग एक साथ तन, मन और वन हो जाते हैं, उसका मनोहारी चित्रण किया है। तो शुरुआत करते हैं पहले कविता के साथ। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डौर झौरन पे बोरन के हवे गए। अब यहाँ पर कवि पद्माकर क्या बताते हैं, इसमें वसंत ऋतु में प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। वसंत ऋतु के आगमन के साथ प्रकृति और लोगों के मन में अचानक अद्भुत परिवर्तन आ गया है। कवि उसी का चित्रण यहाँ पर कर रहा है। औरे भांति, औरे यानी कि और ही प्रकार का, कुंजन, कुंजन का अर्थ होता है बाग बगीचे, भीड़, भीड़ का अर्थ होता है भीड़ या समूह, और भौर का अर्थ होता है भौरा। डौर, डौर डौर यानी कि डाली। औरे भांति यानी कि और ही तरह से या और ही तरह के। छबीले छैल, शब्दार्थ देख लेते हैं इस पूरे कविता के। छबीले छैल यानी कि सुंदर नवयुवक। विहग, विहग यानी कि पक्षी। ऋतुराज यानी कि वसंत, और तन अर्थात शरीर। तो कवि कहते हैं औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, कि वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही बाग बगीचों में जो भौरे हैं उनकी भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ तरह तरह के फूल खिल गए हैं। औरे भांति कुंजन में, कुंजन यानी कि बाग बगीचों में, भीड़ भौर यानी कि भौरों की जो भीड़ है वो बढ़ गई है। औरे डोर झौरन पे बोरन के हवे गए। इसका मतलब क्यों बढ़ गई है भीड़, क्योंकि वहाँ तरह तरह के फूल खिल गए हैं। पेड़ों की डाली पर भी बौर आ गया है। बोरन के हवे गए यानी कि डोरन जो डालियाँ उन पर क्या आ गया है, बोर आ गया है। कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी। अब पद्माकर जी क्या कहते हैं
कि इस वसंत ऋतु की जो मादकता है, इसकी जो सुंदरता है, इसका प्रभाव सजीले सुंदर नवयुवकों पर भी पड़ा है। छलिया छबीले छैल और छवि छवे गए, कहे पद्माकर सु ओरे भांति गलियानी। यानी कि जो छैल छबीले नवयुवक हैं, उनकी चमक दमक भी बढ़ गई है। अब वे मस्ती में गलियों में घूमते नजर आते हैं, अर्थात उनके मन में प्रेम भावना जो है वो बढ़ गई है। ओरे भांति विहग समाज में आवाज होती, विहग अर्थात पक्षियों का समाज, तो पक्षियों के समूह में भी और ही प्रकार की इनकी आवाज हो गई, अर्थात उनकी जो चहचहाट है वो बढ़ गई है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए, तो अभी तो ऋतुराज वसंत को आए, द्वे अर्थात दो दिन भी नहीं बीते, अर्थात यह हाल तो वसंत के आगमन के प्रारंभ का ही है। ओरे रसे ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग, यानी कि प्रारंभ में ही यह हाल है, पूरी तरह वसंत के आने पर यह शोभा कितनी बढ़ जाएगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। ओरे तन ओरे मन ओरे बन हवे गए, वसंत के आते ही राग रंग रस रीति इन सब में एक अलग सा बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तथा हमारा शरीर और मन भी और ही प्रकार का हो जाता है। अर्थात मन में क्या हो जाता है, तन मन में उत्साह का संचार हो जाता है। वसंत ऋतु प्रकृति और मनुष्यों में एक प्रकार से चमत्कारी परिवर्तन ला देती है। आपने देखा होगा गर्मियों में जो है हम इतने मतलब बिल्कुल डिप्रेसिव हो जाते हैं, है ना, अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हमें गुस्सा भी ज़्यादा आता है। और ठंड में भी हमारा यही हाल होता है कि हमें कपकपी लगी रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, सिर्फ रजाई ओढ़ने का ही मन करता है। लेकिन जैसे ही जो है वसंत का आगमन होता है, यानी कि ठंड चली जाती है, उसके बाद वसंत का जो महीना आता है, उसमें हमारे मन में एक अलग प्रकार का उत्साह छा जाता है। तो यही हाल जो है वो प्रकृति में हर वस्तु का, हर चीज़ का हो गया है। यानी कि जो प्रकृति है वो वसंत के आने से उसमें चमत्कारी परिवर्तन हो जाते हैं। तो यह वसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग समाज और मनुष्य की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने उसी का चित्रण किया है। और शब्द की बार बार आवृत्ति करके यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न किया गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा आप देख ही सकते हैं, भीर भोरे छलिया छबीले छैल छवे, और वसंत ऋतु का मनमोहक चित्रण किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और कवित छंद का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं अपने दूसरे कवित की ओर। अब दूसरे कवित में क्या बताया है, दूसरे पद में वसंत में होली के आने पर गोकुल की गलियों और प्रकृति में जो सौंदर्य परिवर्तन दिखाई देता है, कवि ने उसे बड़े ही मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया है। होली के अवसर पर गोकुल गांव में गोपों द्वारा जो हुड़दंग मचाया जाता है, उसका उल्लेख यहाँ हुआ है। एक गोपी कृष्ण प्रेम के रंग में सराबोर है, बिल्कुल डूबी हुई है, वह उससे अलग नहीं होना चाहती, अतः अपने गीले वस्त्रों को निचोड़ना ही नहीं चाहती। तो इसी दृश्य का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो शुरुआत करते हैं कवित से। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाखत भने नहीं, कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दोरी गुण अवगुण गने नहीं। पहले जान लेते हैं इनके शब्दार्थ के बारे में। तो गाउन, गाउन का अर्थ होता है गांव, भाखत भने नहीं यानी कि कहा नहीं जा सकता। पिछवारन का अर्थ होता है पिछवाड़े, और द्वारन का अर्थ होता है दरवाजे। दोरी, दोरी का अर्थ होता है दौड़कर। ब्रज भाषा में डै को जो है वो र बोला जाता है। अवगुण, अवगुण का अर्थ होता है अवगुण या दोष। गने नहीं यानी कि गिनते नहीं। निचोरे, निचोरे का अर्थ होता है निचोड़ना। श्याम रंग अर्थात काला रंग, इसे कृष्ण प्रेम का रंग भी कहा जा सकता है। चित का अर्थ होता है हृदय, और बोरत का अर्थ होता है डुबोना। अब कवि कहते हैं कि गोकुल के कुल के, गली के गोप गाउन के। पद्माकर कहते हैं होली के अवसर पर गोकुल गांव के विभिन्न कुलों
कुलों यानी कि परिवारों, और गलियों और गांव के गोप अर्थात ग्वाल बाल होली की मस्ती में सराबोर है, होली की मस्ती में डूबे हुए हैं। वे अपनी मनमानी करने पर तुले हुए हैं। जो लगी कछु को कछु भाखत बने नहीं, यानी कि कहा नहीं जा सकता। अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दोरी गुण ओगुन गने नहीं। अब वे किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। जितने भी ग्वाले हैं वे होली की मस्ती में किसी गुण अवगुण की परवाह नहीं करते, और पड़ोस तथा पिछवाड़े में, जो पिछवाड़े से जो दरवाजे हैं वहाँ पर भाग भाग कर चले जा रहे हैं। यानी कि होली के अवसर पर वे आपसी ईर्ष्या द्वेष जो है किसी की परवाह नहीं करते, और अड़ोस पड़ोस में जितने भी द्वार हैं, घर हैं, उनके द्वारे पर भाग भाग कर चले जा रहे हैं। उन्हें तो बस होली खेलने की धुन सवार है। तौ लो चलित चतुर सहेली, याही कऊ कहू। अब ऐसे में एक गोपी पर श्याम रंग पड़ जाता है। वह पूरी तरह से भीगी हुई है। उसकी सखी उससे अपने कपड़े निचोड़ने के लिए कहती है। ठीक है ना। तौ लो चलित चतुर सहेली, याही कऊ कहूँ, नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं। लेकिन उस गोपी का वे कपड़े निचोड़ने का मन नहीं करता। उसकी सखी कहती है कि अपने कपड़े निचोड़ लो, तुम पर जो है श्याम रंग पड़ गया है, लेकिन वह कपड़े नहीं निचोड़ना चाहती। वह कहती है, हाँ तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं। तो गोपी क्या कहती है कि मैं तो श्याम रंग, यहाँ पर श्याम रंग अर्थात कृष्ण प्रेम के रंग में डूब गई हूँ। इस प्रेम के रंग ने मेरे हृदय को चुपचाप चुरा लिया है, इसमें मैं डूब गई हूँ। पर अब यह मुझसे निचोड़ा नहीं जाता। उसे डर है कि इसे निचोड़ते ही कृष्ण प्रेम से वह अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर कवि ने होली के दृश्य का अत्यंत जो है प्रभावी चित्रण किया है। चित्रात्मक शैली है, यानी कि चित्रात्मक शैली क्या होती है, जब हम कविता को पढ़ते हैं तो वहाँ हमारे सामने अनेक चित्र जो है प्रस्तुत हो जाते हैं, वो होती है चित्रात्मक शैली। श्याम रंग में श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। श्याम अर्थात जो है काला रंग, और दूसरा इसका अर्थ है कृष्ण प्रेम का रंग। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार जो है देखने योग्य है, जैसे गली के गोप गाउन, चलित चतुर, चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरियों में अनुप्रास अलंकार है। ब्रजभाषा का प्रयोग है और कवित छंद का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं अपने तीसरे कवित की ओर। तो तीसरे कवित में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को, भंवरों के गुंजार को, मोरों के शोर और सावन के झूले को देखा है। तो मेघ के बरसने पर कवि नेह को अर्थात प्रेम को बरसते देखते हैं। तो शुरू करते हैं तीसरा कवित। भोरन को गुंजन बिहार वन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कहे पद्माकर गुमान होते मान होते, प्राण होते प्यारो मन भावन लगत है। जान लेते हैं शब्दार्थों के बारे में। भोरन, भोरन का अर्थ होता है भोरों का, और कुंजन का अर्थ होता है बाग बगीचे, मंजुल का अर्थ होता है सुंदर, गावनो का अर्थ होता है गाना, मलारन यानी कि मलार एक प्रकार का राग है ये जो रेनी सीजन में गाया जाता है। मन भावनो यानी कि मन को अच्छा लगना, शोर का अर्थ होता है शोर, हिंडोरन, हिंडोले अर्थात झूले, नेह का अर्थ होता है प्रेम, और मेह का अर्थ होता है वर्षा, सुहावनो अर्थात अच्छा लगना। तो यहाँ पे वर्षा ऋतु के सौंदर्य को कवि ने चित्रित किया है। भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, कवि वर्षा ऋतु के मनमोहक वातावरण का चित्रण करते हुए कहता है कि इस ऋतु में भौरे बाग बगीचों में गुंजार करते रहते हैं। भोरन को गुंजन यानी कि भौरे गुंजार करते रहते हैं। वन कुंजन में कहाँ पर, वनों में और बाग बगीचों में। मंजुल मलारन को गावनो लगत है, उनकी गुंजार में सुंदर जो है मल्हार राग प्रतीत होता है। जब वे गाते हैं तो ऐसा लगता है
कि मल्हार राग गाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये मल्हार राग गा रही हैं। कहे पद्माकर गुमान होते मान होते। इस ऋतु में नायिका को अपना प्रियतम सबसे प्रिय लगता है। प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है। इस ऋतु में जो प्रियतम है वो सबसे प्यारा लगता है नायिका को। चाहे रूठे मान करे तभी वह प्राणों से प्यारा लगता है। चारों ओर मोर का घन घोर शोर हो रहा है। मोरन को शोर घन घोर चहु ओरन, यानी कि चारों ओर, चहु ओरन अर्थात चारों ओर जो है मोर का घन घोर शोर हो रहा है, मोर बोल रहे हैं। हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। वर्षा ऋतु में यानी कि मोर जो है वो शोर करते हुए बगीचों में या बागों में नाचते हैं। यह दृश्य हिंडोलों की छवि को छाता हुआ प्रतीत लगता है। चारों ओर झूले डल गए हैं। वर्षा ऋतु में मेह सर सावन में मेह बर सावन में। वर्षा ऋतु में मेह बरसता है तो भी प्रेम सरसता है, यानी कि प्रेम ही पनपता है। सावन में झूली बे सुहावनो लगत है, यानी कि ऐसा लगता है मानो जो है मेह के स्थान पर नहीं, यानी कि प्रेम बरस रहा हो। अब इस ऋतु में प्रेम में जो है इस ऋतु में मन में प्रेम भावना उत्पन्न होती है और यही कारण है कि वर्षा ऋतु के सावन मास में झूला झूलना बहुत ही अच्छा लगता है और मेघ के स्थान पर प्रेम जो है बरसता हुआ प्रतीत होता है। तो कवि का प्रकृति चित्रण बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। वर्षा ऋतु का अत्यंत मनोहारी, मन को हर लेने वाला चित्रण किया है। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है, जैसे बिहार वन मंजुल मलारन प्राण होते प्यारो छवि छावनो। ब्रज भाषा का प्रयोग है और माधुर्य गुण का जो है समावेश किया गया है और कवित छंद है। तो उम्मीद है आपको कविता समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।